हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है हमारी बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली के लिए। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली कंप्यूटर साइंस का, तो डेफिनेटली आप जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए अपने कॉन्फिडेंस एज वेल एज कंसेप्ट को बूस्ट अप करने के लिए, जहां हम डिस्कस करते हैं थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यू, दोनों को पैरेलल में डिस्कस हम लोग करते हैं। तो बात करते हैं रिकैप की। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था एमसीक्यू, जो कि था अंडरस्टैंडिंग डेटा का। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन काफी लोगों को काफी हार्ड क्वेश्चंस लगा था। कोई नहीं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करने का आदत डाल लीजिए, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा लेवल अप ही रहेंगे, इसलिए हम थोड़ा लेवल अप ही रखते हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8, जो कि एनसीईआरटी का है, डेटाबेस कंसेप्ट, जो कि आप लोग डीबीएमएस भी बोलते हैं इसको, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग डेटा का थ्योरी और एमसीक्यू दोनों सेशन अगर आप मिस कर गए हैं, तो आप दोनों जाकर देख लीजिए, क्योंकि हम पूरा सीरियली चल रहे हैं और सीरियली ही चलेंगे। ठीक है, तो आप पहले जाकर उसको देख लीजिए, फिर आप आइए आज के कॉन्सेप्ट पे, जो कि है डेटाबेस कॉन्सेप्ट के बारे में। और यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिए वीडियोस को, ताकि उन सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्लास को लास्ट तक देखने के बाद आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा और मेरा पढ़ाया हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कैसा लगा। ठीक है, जरूर से जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेटाबेस कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 8 डेटाबेस कंसेप्ट को। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, इसमें क्या क्या है सो पहले देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जो कि हमेशा की तरह है। फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, फिर प्रॉपर्ली डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना है, फिर रेशनल डेटा मॉडल के बारे में पढ़ना है, फिर कीज इन रिलेशनल डेटाबेस। ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इस चैप्टर में। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। इन द प्रीवियस चैप्टर वी नीड टू एक्सप्लोर द मेथड टू स्टोर एंड मैनेज इलेक्ट्रॉनिकली। कहने का मतलब है कि पिछले क्लास में जो अंडरस्टैंडिंग डेटा था, उसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा पढ़ा था, लेकिन अब हम लोग को क्या करना है कि उन्हीं चीजों को एक्सप्लोर करना है। मेथड्स ऑफ स्टोर, डेटा मैनेजमेंट, ये सब हमें इसमें पढ़ने हैं। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ही एक एग्जांपल लिया गया है स्कूल का, ठीक है, जो कि मेंटेन करता है डेटा अपने स्टूडेंट के बारे में, साथ ही साथ उसके अटेंडेंस के बारे में, प्लस गार्जियन डिटेल्स। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मल सी बात है कि अगर आप स्कूल में जब पढ़ते रहे होंगे, तो प्रेजेंट के लिए जो टीचर मार्क करते थे वो पी करते थे, और अब्सेंट के लिए ए करते थे मार्क। ठीक है, इसका क्या मतलब कि वो अपना अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, कितने लोग प्रेजेंट है, कितने लोग एब्सेंट है, इस चीज का। कहा गया है कि इफ क्लास स्ट्रेंथ इज 50, अगर क्लास का स्ट्रेंथ 50 है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज आपका 26 है, तो टीचर नीड टू रिकॉर्ड 50 into 26 रिकॉर्ड्स मैनुअली इन द रजिस्टर्स एवरी मंथ। करना पड़ेगा, 26 दिन आपका क्लास चला और 50 स्टूडेंट्स है, तो 50 into 26 रिकॉर्ड्स उनको मैनुअली रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन कहा गया है कि एज द वॉल्यूम ऑफ डेटा इंक्रीज, जैसे ही डेटा का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मैनुअल डेटा एंट्री बिकम्स टीडियस। फॉलोइंग आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग इन दिस एग्जांपल। देखिए, सिंपल सी बात है कि ये तो चलिए 50, अगर मान लीजिए कि 1000 2000 हो गया, तो फिर मैनुअली रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, उसको काफी वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए कुछ इसका लिमिटेशंस डिस्कस किया गया है कि मैनुअल रिकॉर्ड्स के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। सो तो सबसे पहला लिमिटेशन कहा गया है कि एंट्री ऑफ स्टूडेंट डिटेल्स, रोल नंबर एंड नेम इन द न्यू अटेंडेंस रजिस्टर व्हेन द स्टूडेंट इज प्रॉम्प्टेड टू नेक्स्ट क्लास। देखिए, हर स्टूडेंट को एंट्री करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट क्लास में वो प्रॉम्प्ट हो रहा है, जा रहा है नेक्स्ट क्लास में, तो रजिस्टर में आपको रोल नंबर नेम के साथ मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ज्यादा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा मतलब 30 40 50 है तो फिर दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा है अगर, तो फिर दिक्कत हो सकता है। दूसरा पॉइंट है राइटिंग स्टूडेंट डिटेल्स ऑन ईच मंथ्स अटेंडेंस पेज वेयर इनकंसिस्टेंसी मे हैपन ड्यू टू इनकरेक्टली रिटेन नेम्स स्किप्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड। देखिए, बहुत सारे अगर स्टूडेंट्स हैं, तो हो सकता है कि, देखिए, ह्यूमन माइंड काम कर रहा है, हो सकता है कि स्किप हो जाए, किसी का नाम उसमें छूट जाए, किसी के नाम में स्पेलिंग गलती लिखा जाए, ये भी हो सकता है। डेटा का लॉस हो सकता है इन केस ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर इज लॉस्ट और डैमेज। मान लीजिए कि अटेंडेंस रजिस्टर ही कहीं गुम गया, क्या है, फिर फट गया वो, तो क्या होगा, आपका डेटा सब चला जाएगा, कौन कितना प्रेजेंट है एब्सेंट है कुछ नहीं रह पाएगा। तो ये भी एक लिमिटेशन है। इनॉर्मस
कैलकुलेशन व्हाइल कंसोलिडेटिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड्स मैनुअली। देखिए कैलकुलेशंस में भी क्या है कि काफी आपको उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है कैलकुलेशन में भी, ठीक है, क्योंकि हाई लेवल कैलकुलेशन हो जाएंगे। अगर ज्यादा स्टूडेंट का करना है तो फिर कैलकुलेशन तो बढ़ जाएगा ना, उसी की बात कर रहा है। The office staffs also manually maintain students' detail with roll number, name, date of birth with respective guardian details, guardian name, कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस। और जो ऑफिस का भी स्टाफ होता है वो मैनुअली मेंटेन करता है स्टूडेंट का डिटेल्स, उसी के लिए उसको रखा ही जाता है। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, उसका क्या नाम है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, उसके जस्ट सामने गार्जियन का एक कॉलम बना दिया जिसमें गार्जियन का नेम कर दिया उस रेस्पेक्टिव स्टूडेंट का, फिर कॉन्टैक्ट नंबर गार्जियन का, फिर एड्रेस, ये सब चीज है, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर correspondence ऑफ गार्जियन रिगार्डिंग स्टूडेंट एंड अटेंडेंस एंड रिजल्ट। वही बात हो गई। अब कहा गया है कि फाइंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर्स और डिलीटिंग मॉडिफाइंग एंड एंट्री इज डिफिकल्ट टास्क इन पेन एंड पेपर बेस्ड अप्रोच। देखिए पेन पेपर बेस्ड अप्रोच में क्या हो रहा है कि जैसे अटेंडेंस रजिस्टर या फिर कुछ भी आपके पास फाइल्स है, अब बहुत ज्यादा उसमें पेपर है, वेरी हाई वॉल्यूम का है, ह्यूज वॉल्यूम का है, तो उसमें से कुछ खोजना हो, कुछ उसमें मॉडिफाई करना हो, उसमें से कुछ डिलीट करना हो उस एंट्री से, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और इसी टास्क को, डिफिकल्ट टास्क को ओवरकम करने के लिए द हैसल्स फेस्ड इन मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग, इट इज डिजायरेबल टू स्टोर अटेंडेंस रिकॉर्ड एंड स्टूडेंट डिटेल्स ऑन सेपरेट डेटा फाइल्स ऑन अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम सो दैट ऑफिस स्टाफ टीचर्स कैन। देखिए अगर ज्यादा हाई वॉल्यूम का हमें बात किया आपने, तो उसमें अगर कोई भी चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, तो हमें प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अब क्यों ना इससे ओवरकम करने के लिए हम कंप्यूटराइज सिस्टम का यूज करें जिसमें प्रॉपर डेटा हम उसका मेंटेन करें, जो भी स्टूडेंट्स रिकॉर्ड है, कुछ भी स्टूडेंट्स नेम डिटेल्स, सब कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम में रिकॉर्ड होने चाहिए, ठीक है। इससे फायदा क्या हो सकता है कि सिंपली कॉपी द स्टूडेंट डिटेल्स टू द न्यू अटेंडेंस फाइल फ्रॉम ओल्ड अटेंडेंस फाइल व्हेन स्टूडेंट्स आर प्रॉम्प्टेड टू नेक्स्ट क्लास। अब देखिए रजिस्टर के केस में क्या था कि आपको हर साल रजिस्टर को चेंज करना पड़ता था जैसे प्रॉम्प्ट कर रहा है स्टूडेंट अगले क्लास में। लेकिन जब ये रहेगा आपके पास कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, तो इसमें क्या है कि आसानी से उसको सिंपली कॉपी आप कर लेंगे दूसरे फाइल में, और जैसे जैसे जो भी उसमें चेंजेस है वो आसानी से आप उसमें कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। दूसरा है कि फाइंड एनी डेटा अबाउट स्टूडेंट और गार्जियन, आसानी से कोई भी डेटा फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट या गार्जियन के बारे में। ज्यादा उसमें डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें कुछ डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। जब भी कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है स्कूल, उस समय आप मॉडिफाई कर सकते हैं स्टोर डेटा को, स्टूडेंट डेटा बोले, स्टोर डेटा जो हो गया स्टूडेंट के बारे में, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट हो गया, गार्जियन व्हेन एवर रिक्वायर्ड। अगला है कि रिमूव डिलीट कर सकते हैं डेटा को अगर स्टूडेंट कोई भी स्कूल छोड़ के जा रहा है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइल सिस्टम। इंट्रोडक्शन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जरूरत पड़ रहा है, ह्यूज वॉल्यूम है, दिक्कत हो सकता है, इसलिए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का होना जरूरी है। ये बात हो गई इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं हम लोग फाइल सिस्टम की। इसमें क्या है कि अ फाइल कैन अंडरस्टूड एज कंटेनर टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर। देखिए फाइल क्या होता है, एक तरह से कंटेनर होता है जिसमें डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। कहाँ? कंप्यूटर्स में, क्योंकि सिस्टम लग गया है इसलिए कंप्यूटर की बात हो रही है। फाइल कैन बी स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑब्वियस ये बात है, स्टोरेज डिवाइस में ही स्टोर होगा फाइल। और कंटेंट टेक्स्ट हो सकता है, कंप्यूटर प्रोग्राम कोड हो सकता है, कुछ सीएसवीज हो सकते हैं, इसमें पिक्चर्स हो गया, ऑडियो वीडियोस हो गया, वेब पेज हो गया, और भी कुछ फाइल्स हैं हो सकती है। फाइल स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली। जो भी फाइल स्टोर किया जा रहा है कंप्यूटर में उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपको डेटा चाहिए उसको सर्च कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। बट टू एक्सेस डेटा ऑफ फाइल थ्रू सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर एक्सेस करना है, जैसे कि टू डिस्प्ले मंथली अटेंडेंस, क्या रिपोर्ट है मंथली अटेंडेंस का स्कूल के वेबसाइट पे, वन हैज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा। तो इसके लिए क्या है कि आपको सिंपली कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है, टू डिस्प्ले मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट ऑफ स्कूल। क्लियर है बात? Continuing the example of attendance at school, we need to store data about a student and attendance in two separate file. अब इसी एग्जांपल कंटिन्यू करके अटेंडेंस की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि we need to store data, आपको किस तरह का डेटा स्टोर करना पड़ेगा, अबाउट स्टूडेंट के लिए भी और साथ ही साथ अटेंडेंस का भी, इन टू सेपरेट फाइल। अब देखिए जो नीचे टेबल दिया गया है वो बता रहा है कि कंटेंट्स ऑफ स्टूडेंट फाइल व्हिच हैज 6 कॉलम और उसका डिटेल्स है। जैसे रोल नंबर में क्या है कि स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, एस नेम में मतलब स्टूडेंट का नेम, एस डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट, जी नेम मतलब गार्जियन नेम, जी फॉर मतलब गार्जियन का फोन नंबर, और जी एड्रेस मतलब गार्जियन का एड्रेस।
ठीक है। अब उसी को टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे अरेंज करके बताया गया है, जैसे रोल नंबर 1 से लेके 6 तक है, स्टूडेंट का नाम हो गया, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसी स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग गार्जियन का नाम हो गया, फिर उसी गार्जियन का फोन नंबर हो गया और उसी गार्जियन का एड्रेस हो गया। तो ये एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है प्रॉपरली। ठीक है, तो ये बात हो गई सिर्फ स्टूडेंट के बारे में, मतलब जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नाम हो गया, गार्जियन नेम, ये सब। लेकिन अब बात करते हैं उसके अटेंडेंस की। तो जो अगला टेबल है वो बता रहा है क्या, अटेंडेंस के बारे में, जिसमें अटेंडेंस डेट में क्या हो जाएगा, डेट फॉर व्हिच अटेंडेंस वाज मार्क्ड, रोल नंबर में रोल नंबर, एस्ट नेम में स्टूडेंट्स नेम, और अटेंडेंस स्टेटस में पी मतलब प्रेजेंट और ए मतलब अब्सेंट, जो कि जनरली होता है। अब देखिए अटेंडेंस का डेट यहाँ दे दिया गया, ये रोल नंबर दे दिया गया, उसी करस्पॉन्डिंग में जो नाम है सो, और वो स्टूडेंट प्रेजेंट है या अब्सेंट है उसको मार्क कर दिया गया है। ठीक है, और वो भी, ये भी उसी का पार्ट है आगे का। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे इस तरह से आप स्टोर कर दिया डेटा को, अटेंडेंस के लिए हो गया या फिर डिटेल्स के लिए हो गया, तो इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। आइए उसको देखते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स हैं उसके बारे में। तो फाइल सिस्टम बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल व्हेन नंबर ऑफ फाइल इंक्रीज एंड वॉल्यूम ऑफ डेटा आल्सो ग्रोज। अब फाइल सिस्टम में भी क्या है कि डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करने के लिए, कब, जब नंबर ऑफ फाइल्स बढ़ जाता है और वॉल्यूम ऑफ डेटा भी बढ़ जाता है उस केस में। और फॉलोइंग आर सम लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम, जिसमें पहला क्या है, डिफिकल्टी इन एक्सेस। डिफिकल्टी इन एक्सेस कहने का क्या मतलब है, फाइल themselves do not provide any mechanism to retrieve data। देखिए फाइल जो है सो अपने आप में कोई मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है डेटा को रिट्रीव करने के लिए, बैकअप के लिए। ठीक है, डेटा मेंटेन्ड इन अ फाइल सिस्टम आर एक्सेस्ड थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो भी डेटा मेंटेन किया जा रहा है फाइल सिस्टम में, उसको एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस किया जा रहा है। व्हाइल राइटिंग सच प्रोग्राम द डेवलपर मे नॉट एंटिसिपेट ऑल द पॉसिबल वेज इन व्हिच डेटा में बी एक्सेस्ड। देखिए जब ये प्रोग्राम लिखा जा रहा है, ठीक है, जो ऊपर में मेंशन कंडीशन उसके हिसाब से जो प्रोग्राम लिखा जा रहा है, तो हो सकता है कि जो डेवलपर उस प्रोग्राम का है वो सारा पॉसिबल वेज के थ्रू प्रोग्राम को डेवलप नहीं कर रहा होगा जिसमें डेटा को एक्सेस किया जा सके। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें हो सकता है कि मिस हो रहा हो, इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस डेटा इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट। इसलिए जो फॉर्मेट का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डेटा का एक्सेस डिफिकल्ट हो सकता है। एंड वन हैज टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा। देखिए अब सिंपली बात करें डिफिकल्टी इन एक्सेस, तो एक्सेस का क्या मतलब है, एक्सेस का ये मतलब है कि जब तक आप प्रॉपर पाथ नहीं जानते हैं तब तक आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। सिंपली ये मतलब है कि जब तक प्रॉपर पाथ आप नहीं जान रहे हैं कि वो डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, तब तक आप उसको रिट्रीव कैसे करेंगे। और ये स्टोर कहाँ होगा, अगर मान लीजिए कि इसके स्टोरेज की बात करें कि ये सब जो फाइल सिस्टम स्टोर कहाँ होगा, या तो आपके हार्ड डिस्क में होगा, जो भी आप हार्ड डिस्क लगाए हुए हैं सिस्टम में, या फिर एसएसडी जो लगाए हुए हैं, किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होगा ना। वही बात इसमें कही गई है। दूसरा है कि डेटा रिडंडेंसी, जो दूसरा लिमिटेशन के बारे में कहा गया है वो है डेटा रिडंडेंसी। और रिडंडेंसी का क्या मतलब है कि डेटा का रिपीट होना। यहाँ पे लिख देते हैं, डेटा का रिपीट होना। रिडंडेंसी मींस सेम डेटा आर डुप्लीकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस एंड फाइल। एक ही डेटा अलग अलग प्लेसेस पे है, वही हो गया क्या, रिडंडेंसी। जैसे उसी का एग्जांपल दिया हुआ है कि स्टूडेंट नेम आर मेंटेन्ड इन बोथ फाइल। Beside in table 8.1, student with roll number 3 and 5 have same guardian name and therefore same guardian name is maintained twice। देखिए जो रोल नंबर 3 और 5 है, ठीक है, रोल नंबर 3 और 5 आ गया, हाँ, रोल नंबर 3 और 5 का सेम गार्जियन नेम है, हिमांशु शाह, हिमांशु शाह। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि दोनों जगह गार्जियन नेम आपका आ गया। तो बोथ दीज एग्जांपल्स ऑफ रिडंडेंसी व्हिच इज डिफिकल्ट टू अवॉइड इन फाइल सिस्टम। अब इससे क्या है कि कंफ्यूजन हो सकता है। अब सीधे बोल दिया कि गार्जियन के नाम से ही पॉइंट आउट करना है, अब दो नाम एक ही है, तो फिर किसको बुलाना है, किस बच्चे को बुलाना है, इसमें डिफिकल्टी हो सकता है, वही बात कही गई है। तो रिडंडेंसी लीड्स टू एक्सेस स्टोरेज यूज एंड मे कॉज डेटा इनकंसिस्टेंसी आल्सो। देखिए अगर रिडंडेंसी हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा स्टोरेज यूज हो रहा है, एक्सेस स्टोरेज यूज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा स्टोरेज खा रहा है वो। और मे कॉज डेटा इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट मतलब स्टेबल नहीं हो रहा है डेटा आपका, और डेटा इनकंसिस्टेंसी अगला पॉइंट पढ़ना ही है। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी कहने का क्या मतलब कि डेटा का स्टेबल स्टेट में ना होना। यहाँ लिख लीजिए आप, डेटा का स्टेबल स्टेट में
न होना, वो क्या हो जाएगा आपका डेटा इनकंसिस्टेंसी। एंड इट अकर्स व्हेन सेम डेटा मेंटेन्ड इन डिफरेंट प्लेसेस डू नॉट मैच। अब देखिए सेम डेटा दो अलग अलग जगहों पे लेकिन वो दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या है कि डेटा आपका इनकंसिस्टेंट है। इफ ए स्टूडेंट वांट्स टू गेट चेंज द स्पेलिंग ऑफ हर नेम, अगर कोई स्टूडेंट को स्पेलिंग अपना चेंज कराना है नाम का, तो इट नीड्स टू बी चेंज इन एस नेम कॉलम, क्योंकि एस नेम में स्टूडेंट नेम है वहीं पे चेंज होगा, इन बोथ द फाइल्स, दोनों फाइल में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका डेटा मैच नहीं हो पाएगा सही से। लाइकवाइज इफ स्टूडेंट्स लीव स्कूल द डिटेल्स नीड टू बी डिलीटेड फ्रॉम बोथ द फाइल्स, अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़कर जा भी रहा है तो दोनों जगह से आपको डिटेल्स को डिलीट करना पड़ेगा, दोनों फाइल्स से। As the files are being maintained by different people, the changes may not happen in one of the file। अगर मान लीजिए कि दो फाइल्स हैं और दोनों को अलग अलग लोग मेंटेन कर रहे हैं और एक को पता है और एक को पता नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि चेंजेस दो होगा फाइल में, वो दोनों जगह नहीं हो पाएगा। तो इस केस में क्या है कि स्टूडेंट नेम विल डिफरेंट इन बोथ द फाइल, और इससे क्या हो सकता है कि दोनों फाइल्स में स्टूडेंट नेम अलग अलग हो सकता है, वही क्या हो गया इनकंसिस्टेंट हो गया। बात समझ में आ गया है पूरा? आगे बढ़े। डेटा आइसोलेशन है अगला, क्या है डेटा आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब होता है अलगाव, आइसोलेशन मतलब क्या होता है अलगाव, मतलब सेपरेशन। बोथ द फाइल्स प्रेजेंटेड इन टेबल स्टूडेंट एट एंड एट अटेंडेंस, देखिए दो फाइल था, एक स्टूडेंट के नाम से था एक अटेंडेंस के नाम से, आर रिलेटेड टू स्टूडेंट बट देयर इज नो लिंक फॉर मैपिंग बिटवीन देम, लेकिन कोई लिंक ही नहीं है। एक में क्या है कि गार्जियन का डिटेल्स है, स्टूडेंट का नाम है, और एक में सिर्फ अटेंडेंस है, दोनों में कोई लिंकिंग नहीं है, कोई मैपिंग भी नहीं है। तो द स्कूल विल हैव टू राइट सेपरेट प्रोग्राम टू एक्सेस दिस टू फाइल्स, तो स्कूल वाले को क्या करना पड़ेगा कि सेपरेट प्रोग्राम लिखना पड़ेगा दोनों को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। दिस इज बिकॉज डेटा मैपिंग इज नॉट सपोर्टेड इन फाइल सिस्टम, और जो आपका फाइल सिस्टम होगा उसमें डेटा मैपिंग सपोर्ट नहीं करेगा। In more complex system where data files are generated by different person at different time, file being created in isolation may be different formats। देखिए जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों जगह सही से मैपिंग या लिंकिंग नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि डेटा फाइल्स जो जनरेट हो रहा है अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समय पे, उसमें क्या है कि जो फाइल क्रिएट किया जा रहा है वो हो सकता है अलग अलग फॉर्मेट में हो, और ये आइसोलेशन भी हो सकता है, अलगाव हो सकता है डेटा का। इन सच केस इट इज डिफिकल्ट टू राइट न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स मेंटेन्ड एट मल्टीपल प्लेसेस, एज वन हैज टू अंडरस्टैंड अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच फाइल एज वेल। और इस केस में क्या करना पड़ेगा, तो इस केस में रिट्रीव करना पड़ेगा डेटा को अलग अलग फाइल से, अलग अलग प्लेसेस से, है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग कॉपीड है आपका डेटा फाइल। और इससे क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ एक एक फाइल का, जो भी स्ट्रक्चर है उसका, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर मतलब जो भी अंदर उसका डिटेल्स है वो सबको आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर ये ठीक होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग डेटा काम कर रहा है आपका, दोनों एक साथ में लिंकिंग नहीं हो रहा है उसका। क्लियर है बात, समझ में आ गया। अगली बात है डेटा डिपेंडेंस, जो डेटा निर्भर होता है ना डिपेंडेंसी, उसी की बात हो रही है। तो डेटा आर स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट और स्ट्रक्चर इन अ फाइल, डेटा को कोई भी स्टोर होता है उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है या फिर कोई एक स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। और इफ द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट इटसेल्फ इज चेंज, अगर अपने आप में वो चेंज हो जा रहा है, तो ऑल द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सेसिंग दैट फाइल आल्सो नीड टू बी चेंज। तो अगर चेंज हो जा रहा है अपने आप में, तो जो भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि उसको एक्सेस करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसमें भी आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोनों मैच नहीं करेगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अदरवाइज द प्रोग्राम में नॉट वर्क करेक्टली, नहीं तो सिंपल सी बात है, प्रोग्राम सही से काम ही नहीं करेगा, डेटा आपका मैच नहीं हो रहा है सही से, तो क्या होगा, काम नहीं करेगा प्रोग्राम सही से। और इसी को क्या बोलते हैं डेटा डिपेंडेंसी, यानी कि एक दूसरे पे क्या है डिपेंडेंट है डेटा। Hence, updating the structure of data file requires modification in all application program accessing that file। और अगर आप अपडेट कर रहे हैं डेटा फाइल के स्ट्रक्चर को, तो इसमें क्या होगा कि आपको मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, उसमें कुछ आपको फेरबदल, कुछ चेंजेस, अल्टरेशन करनी पड़ेगी सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम में जो कि उस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बात, समझने में दिक्कत? अब है इसके बाद कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग। क्या है कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग? देखिए देयर कैन बी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ यूजर, देखिए जो यूजर होता है डेटा का वो अलग अलग तरह का हो सकता है, सिंगल कैटेगरी का तो नहीं हो सकता है, जिसमें आपको टीचर भी हो सकता है, ऑफिस का स्टाफ हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है। अब क्या है कि आइडियली नॉट एवरी यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस ऑल द डेटा, अब हर एक यूजर को सारे डेटा का तो एक्सेस नहीं दिया जा सकता है, हो सकता है मिस यूज भी करने लगे।
तो नहीं दिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि गार्जियंस एंड ऑफिस स्टाफ कैन ओनली सी द स्टूडेंट्स अटेंडेंस डेटा बट शुड नॉट बी एबल टू मॉडिफाई और डिलीट इट। जो गार्जियन और ऑफिस स्टाफ्स होते हैं वो सिर्फ स्टूडेंट के अटेंडेंस डेटा को देख सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस या फिर कुछ डिलीट नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप गार्जियन हैं और आप अपने बच्चे के स्कूल में जाते हैं तो अटेंडेंस आपको दिखा देगा, बस दिखा सकता है। आप उसमें कलम नहीं चला सकते हैं कि हाँ इसमें प्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ पे एब्सेंट था, ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा हो भी नहीं सकता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो यूजर जिसको लिमिटेड एक्सेस दिया गया है, जो कि क्या हो गया, रीड ओनली है टू द अटेंडेंस फाइल, यानी कि सिर्फ देखने की परमिशन है आसान भाषा में, यानी कि सिर्फ आप उसको रीड ओनली का काम वहां पे हो रहा है। ओनली द टीचर शुड बी एबल टू अपडेट द अटेंडेंस डेटा, और अटेंडेंस डेटा को अपडेट करना सिर्फ टीचर का काम हो सकता है, बाकी का नहीं होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इन्फोर्स दिस काइंड ऑफ एक्सेस कंट्रोल इन अ फाइल सिस्टम व्हाइल एक्सेसिंग फाइल थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम। और इस तरह का जो टास्क है उसको हैंडल करना काफी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दिस काइंड ऑफ एक्सेस कंट्रोल इन अ फाइल सिस्टम व्हाइल एक्सेसिंग फाइल। जब आप एक्सेस कर रहे हैं फाइल को थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो उसमें तो आप ये नहीं कर सकते हैं ना एप्लीकेशन प्रोग्राम में कि हाँ स्टूडेंट का जो डिटेल्स है वो सिर्फ हम दिखा रहे हैं गार्जियन को और उसमें चेंजेस गार्जियन कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ये सब जो चीजें हैं काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कंट्रोल डेटा शेयरिंग की। तो आई होप कि आपको लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आप टर्म को पकड़िए, रिडंडेंसी हो गया आपका, डिफिकल्टी इन एक्सेस है, इनकंसिस्टेंसी है, डेटा आइसोलेशन है, डेटा डिपेंडेंस है, कंट्रोल डेटा शेयरिंग है। इतना आपका क्या है पॉइंट्स है। अब आई होप कि कोई भी पॉइंट्स अगर आपको दे दिए, जैसे देखिए यहाँ पे बात है कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग, यानी कि कंट्रोल में ही शेयर हो रहा है, सब लोगों को उसको एक्सेस नहीं कर सकता। आप सिर्फ टर्म पकड़िए, हम तो अंदर का चीज इसलिए पढ़ा दिए ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए, लेकिन आप सिर्फ टर्म से ही पकड़ सकते हैं। डेटा डिपेंडेंसी यानी कि एक डेटा का दूसरे पे डिपेंडेंसी है। डेटा आइसोलेशन यानी कि दो सेपरेट जगह का डेटा है, अलग अलग अलगाव हो रहा है। इनकंसिस्टेंट है यानी सही से स्टेबल नहीं है। रिडंडेंसी है यानी कि उसका डेटा का रिपीटेशन वहां पे हो रहा है। बस सिंपल सा टर्म आपको पकड़ना आना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे इसके आगे, जो कि वेरी फेमस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डीबीएमएस, जिसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरे चांसेस हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वहीं से पूछे जाएंगे। ऊपर वाले जो था वो बेसिक्स था, क्योंकि जब तक आप बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे सही से तब तक आप एडवांस सही से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए बेसिक पढ़ाना जरूरी था। इसलिए मैंने आपको लाइन बाय लाइन बेसिक्स पढ़ा दिया है। ठीक है, देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या कहा गया है कि लिमिटेशंस फेस्ड इन फाइल सिस्टम कैन बी ओवरकम बाय स्टोरिंग डेटा इन डेटाबेस वेयर डेटा आर लॉजिकली रिलेटेड। देखिए जो भी लिमिटेशंस आपको मिल रहे थे फाइल सिस्टम में, उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, बाय स्टोरिंग डेटा इन डेटाबेस, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करके जहां जो डेटा है वो लॉजिकली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वी कैन ऑर्गेनाइज रिलेटेड डेटा इन अ डेटाबेस सो दैट इट कैन बी मैनेज्ड इन इफिशिएंट एंड इजी वे। और हम लोग जो ऑर्गेनाइज करते हैं डेटाबेस में डेटा का, वो काफी इजी हो जाता है और इफिशिएंट फॉर मैनेजमेंट हो जाता है वो। ठीक है, काफी आसानी से आप उसको मैनेज भी किया जा सकता है। अब आते हैं डेफिनेशन पे डीबीएमएस के। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस और डेटाबेस सिस्टम इन शॉर्ट इज अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। सिंपली डीबीएमएस क्या है आपका, डीबीएमएस आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज किया जाता है क्रिएट और मैनेज करने के लिए डेटाबेस को। ठीक है, डीबीएमएस लेट्स यूजर टू क्रिएट अ डेटाबेस। डीबीएमएस क्या करता है, यूजर्स को अलाउ करता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अपडेट या मॉडिफाई करने के लिए, और साथ ही साथ डेटा को रिट्रीव करने के लिए फ्रॉम दैट डेटाबेस बाय यूजर्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो ये सारे फंक्शंस हो गए आपके किसके, डीबीएमएस के। और कुछ एग्जांपल्स की बात करें डीबीएमएस के जो कि ओपन सोर्स होते हैं, जैसे आपका हो गया माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, मोंगोडीबी। और वैसे भी एसक्यूएल के बारे में आपको अगला चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ना ही है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट, ए डेटाबेस सिस्टम hides certain details about how data are actually stored and managed। देखिए डेटाबेस सिस्टम है वो कुछ डिटेल्स को तो हाइड करता है, ठीक है, अबाउट हाउ डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड एंड मेंटेन। जैसे स्टोर हो रहा है डेटा, वो सब कुछ आपको वो नहीं दिखा सकता है, कुछ ना कुछ उसमें डिटेल्स हाइड वो करता ही है। 10, इट प्रोवाइड्स यूजर विथ एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा। और एब्स्ट्रैक्ट व्यू कहने का क्या मतलब है कि जितना जरूरी है उतना ही डेटा आपको शो करेगा। ठीक है, जितना जरूरी है उतना ही डेटा आपको वो शो करेगा। द डीबीएमएस सर्व्स
एज एन इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस एंड इंड यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम। इंड यूजर कौन है? जो उसका यूज कर रहा है, आप है इसके इंड यूजर। तो डेटाबेस और इंड यूजर के बीच में क्या है? ये इंटरफेस होता है, क्या? डीबीएमएस। ठीक है। रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ कमांड इज कॉल्ड क्वेरिंग द डेटाबेस। अब डेटाबेस से आप जो डेटा रिट्रीव कर रहे हैं उसका एक स्पेशल कमांड है जिसको क्या बोलते हैं? क्वेरिंग द डेटाबेस। इन एडिशन यूजर्स कैन मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इटसेल्फ थ्रू डीबीएमएस। और एडिशनल में क्या है इसमें फीचर कि यूजर अगर चाहे तो वो स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकता है, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई कर सकता है इटसेल्फ थ्रू अ डीबीएमएस। और डीबीएमएस आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड, अलग अलग फील्ड में यूज होता है डीबीएमएस, ऑब्वियस सी बात है। जैसे सबसे पहले क्या है आपको बैंकिंग के में, बैंकिंग में डीबीएमएस यूज होता है। जो डेटाबेस में क्या क्या मेंटेन करेगा? कस्टमर का इन्फॉर्मेशन हो गया, अकाउंट डिटेल हो गया, लोन डिटेल हो गया, ट्रांजैक्शन डिटेल हो गया। क्रॉप लोन हो गया, इसमें क्या हो जाएगा? किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, फार्मर का पर्सनल डेटा हो गया, लैंड एरिया कल्टीवेशन डेटा क्या है, लोन का हिस्ट्री क्या है, रीपेमेंट डेटा, ये सब। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, उसमें क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट डिटेल्स, कस्टमर इंफॉर्मेशन, ऑर्डर डिटेल्स, डिलीवरी डाटा, ये सब। ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई भी कॉर्पोरेट की बात हो रही है तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो जाएगा, क्या उसका सैलरी डिटेल्स है, कौन सा डिपार्टमेंट में काम करता है, क्या उसका ब्रांच लोकेशन है, उसके बारे में। फिर ऑनलाइन शॉपिंग जो आप करते हैं उसके बारे में है क्या? आइटम का डिस्क्रिप्शन, यूजर लॉगिन डिटेल्स, यूजर प्रेफरेंस डिटेल्स, ये सब। क्लियर है बात यहां तक? तो अब बात करते हैं फाइल सिस्टम टू डीबीएमएस। फाइल सिस्टम टू डीबीएमएस, इसमें क्या है कि we know that table in a database are linked or related through one or more common column और field। देखिए हम लोग इतना जानते हैं कि जो भी डेटाबेस में टेबल होते हैं वो लिंक होते हैं या फिर रिलेटेड होते हैं किससे? एक या एक से ज्यादा कॉमन कॉलम या फील्ड के थ्रू। ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, स्टूडेंट और अटेंडेंस में जो डेटा हमने देखा था ऊपर में, फाइल हैव रोल नंबर एंड एसनेम एज कॉमन फील्ड। दोनों में क्या कॉमन था? रोल नंबर कॉमन था और स्टूडेंट का नाम कॉमन था, जैसा कि हमने ऊपर में देखा था। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दीज टू फाइल्स इनटू डेटाबेस वी नीड टू इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग चेंजेस। और अगर आप चाह रहे हैं कि इन दोनों फाइल्स को किसी डेटाबेस में आप कन्वर्ट करें तो आपको कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या क्या चेंजेस हैं। पहला है कि स्टूडेंट नेम नीड नॉट टू बी मेंटेन्ड इन अटेंडेंस फाइल एज इट इज ऑलरेडी इन स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट फाइल जो है उसमें ऑलरेडी स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, तो उसको अटेंडेंस वाले फाइल में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। डिटेल्स फॉर स्टूडेंट कैन बी रिट्रीव यूजिंग कॉमन फील्ड रोल नंबर इन बोथ फाइल्स। अब दोनों फाइल्स में क्या रहेगा? रोल नंबर रहेगा, तो रोल नंबर के हेल्प से आप जो स्टूडेंट का नाम है उसको रिट्रीव किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इफ टू सिबलिंग्स आर इन सेम क्लास, दो अगर भाई बहन है, चाहे वो भाई है, अगर वो सेम क्लास में है, देन सेम गार्जियन डिटेल्स, ऑब्वियस ये बात है कि भाई है तो गार्जियन डिटेल्स सेम ही रहेगा, आर मेंटेन्ड फॉर बोथ द सिबलिंग। जिसमें क्या है? गार्जियन का नेम है, गार्जियन का फोन नंबर है और गार्जियन का एड्रेस है। वी नो दिस इज अ रिडंडेंसी एंड बाय यूजिंग अ डेटाबेस वी कैन अवॉइड दिस। और आप जानते हैं कि जैसे गार्जियन नेम दो जगह हो गया, फोन नंबर दो जगह हो गया, गार्जियन का एड्रेस दो जगह हो गया, तो ये क्या हो रहा है? डेटा रिडंडेंसी हो रहा है, यानी कि डेटा रिपीट हो रहा है। एंड बाय यूजिंग डेटाबेस वी कैन अवॉइड दिस, और डेटाबेस का यूज करके हम इसको अवॉइड किया जा सकता है। सो लेट अस स्प्लिट द स्टूडेंट फाइल इनटू टू फाइल। जो स्टूडेंट का फाइल उसको दो फाइल में स्प्लिट कर दिया जा सकता है। क्या क्या? स्टूडेंट फाइल एक होगा ही और एक गार्जियन फाइल। सो दैट ईच गार्जियन डेटा आर मेंटेन्ड ओनली वंस। इससे फायदा क्या होगा कि हर एक गार्जियन डेटा का जो मेंटेन है वो एक ही बार किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अगला पॉइंट कहता है कि वन एंड मोर गार्जियन कैन हैव सेम नेम। हो सकता है, ऐसा हमने ऊपर में पढ़ा भी था। सो इट विल बी नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई व्हिच गार्जियन इज रिलेटेड टू व्हिच स्टूडेंट। अब इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा पहचानने में कि कौन सा पापा किसके हैं। हो सकता है ऐसा। इन ईच केस वी नीड टू क्रिएट एन एडिशनल कॉलम। अब इस केस में क्या है कि आपको एक एडिशनल कॉलम बनाना पड़ेगा ताकि रिडंडेंसी तो नहीं ही हो और साथ ही साथ ऐसा नहीं हो कि कंफ्यूजन हो जाए कि ये पापा किसके हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि गार्जियन आईडी आपको बनाना पड़ेगा, दैट विल टेक यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड इन दैट गार्जियन फाइल। अब गार्जियन का आईडी बन जाएगा, तो आईडी तो यूनिक रहता है, वो तो रिपीट नहीं हो सकता है। तो इससे क्या है कि आप स्टूडेंट्स को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं गार्जियन आईडी के थ्रू। तो द कॉलम गार्जियन आईडी विल आल्सो बी केप्ट विद स्टूडेंट फाइल फॉर रिलेटिंग टू फाइल्स। अब गार्जियन आईडी को भी स्टूडेंट फाइल के बगल में ही रखना पड़ेगा, साथ में ही रखना पड़ेगा, दोनों को रिलेट करने के लिए, दोनों फाइल्स को रिलेट करने के लिए। ठीक है,
क्लियर है बात यहाँ तक? समझने में कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है जो कहता है कि वी कुड डिस्टिंग्विश गार्जियन बाय देयर फोन नंबर्स आल्सो। देखिए यहाँ पे जैसे गार्जियन आईडी की बात हुई, तो अगर चाहे तो गार्जियन के फोन नंबर से भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, अंतर देखा जा सकता है, बट फोन नंबर कैन चेंज एंड देयरफॉर मे नॉट ट्रूली डिस्टिंग्विश। हो सकता है कि गार्जियन 2 महीने 4 महीने बाद अपना फोन नंबर ही चेंज कर दे, तो अगर फोन नंबर चेंज हो जाएगा तो फिर तो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? यही बात है। अब देखिए नीचे में दिया हुआ है कि 8.1 सोच रिलेटेड डेटा फाइल्स फॉर स्टूडेंट गार्जियन एंड अटेंडेंस डिटेल्स, जो इसमें नीचे में दिया हुआ है। स्टूडेंट में क्या क्या हो जाएगा? रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन आईडी, नेम, फोन नंबर, एड्रेस। फिर अटेंडेंस में क्या है? डेट, रोल नंबर और अटेंडेंस स्टेटस। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? रिकॉर्ड स्ट्रक्चर ऑफ 3 फाइल्स इन स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस। ठीक है, अब इसका स्नैपशॉट है स्टूडेंट टेबल का, जिसमें क्या क्या है? रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है और गार्जियन का आईडी है। ठीक है, इसी का टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। और ये हो गया आपका क्या? स्नैपशॉट ऑफ अटेंडेंस टेबल। डेट हो गया, रोल नंबर हो गया और प्रेजेंट एब्सेंट हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और जो ऊपर वाला फिगर है 8.2 सो जस्ट सिंप्लीफाइड डेटाबेस कॉल्ड स्टूडेंट अटेंडेंस। इसका नाम क्या दे दिया डेटाबेस का? स्टूडेंट अटेंडेंस दे दिया, जो कि सिंप्लीफाइड डेटाबेस है, व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन डेटा अबाउट गार्जियन, स्टूडेंट एंड अटेंडेंस, जो कि ये तीनों को मेंटेन कर रहा है, जिसमें सब कुछ डिटेल्स आ रहा है। एज shown here, the DBMS maintains a single repository of data at centralized location and can be used by multiple user। में क्या क्या है? ऑफिस स्टाफ, टीचर एट सेम टाइम। और कहा गया है कि जो आपका डीबीएमएस है वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे रहेगा, यानी कि एक ही लोकेशन पे रहेगा। सेंट्रलाइज करने क्या मतलब? कि एक ही लोकेशन पे रहेगा और उसको मल्टीपल यूजर उसको यूज कर सकते हैं एक ही टाइम पे। तो ये इसका क्या फायदा है? आसानी से सब काम हो जाएगा इस केस में। और मल्टीपल यूजर में क्या क्या है? ऑफिस स्टाफ, टीचर्स वगैरह। स्टूडेंट को तो नहीं देगा ना, तो फिर तो वो छेड़छाड़ कर देगा। तो ऑफिस स्टाफ और टीचर। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है आपका की कंसेप्ट इन डीबीएमएस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एकदम पूछता ही पूछता है, ये एकदम आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से बातों को सुनेंगे। की कंसेप्ट इन डीबीएमएस, तो इन ऑर्डर टू इफिशिएंटली मैनेज डेटा यूजिंग डीबीएमएस लेट अस अंडरस्टैंड सर्टेन की टर्म। कुछ की टर्म्स है, उसको समझना आपके लिए काफी जरूरी है, जिसमें पहला क्या है? डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा ये होता क्या है? तो इट इज द डिजाइन ऑफ डेटाबेस। सिंपली डेटाबेस स्कीमा क्या है? डिजाइन है किसका? डेटाबेस का। इट इज द स्केलेटन ऑफ डेटाबेस दैट रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या क्या? टेबल नेम, उसका फील्ड कॉलम, the type of data in each column can hold constraints on the data to be stored if any and relationships among the table। अब देखिए सिंपली क्या है कि डेटाबेस का ये बैकबोन है, स्केलेटन इसको आप बोल सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है क्या क्या? स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, किस टाइप का डेटा है उसको रिप्रेजेंट करता है, जो भी हर एक कॉलम में जो होल्ड कर रहा है, सो कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है डेटा के, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो रिलेशनशिप्स क्या है टेबल्स के बीच में, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन? स्कीमा। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो डेटाबेस स्कीमा इज आल्सो कॉल्ड विजुअल और लॉजिकल आर्किटेक्चर। इसका दूसरा नाम क्या है? विजुअल या लॉजिकल आर्किटेक्चर। ठीक है, ये टर्म आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछ दे दूसरा नाम क्या है, तो विजुअल या लॉजिकल आर्किटेक्चर। क्यों? क्योंकि एज इट टेल्स हाउ द डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन डेटाबेस, क्योंकि आपको बताता है कि डेटाबेस में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाया गया है, जिसमें क्या है? यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे ऑफिस स्टाफ बैठा हुआ है, आपका डेटाबेस कैटलॉग है और स्टूडेंट गार्जियन अटेंडेंस है। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है? जैसे ये डेटाबेस का कैटलॉग है, ठीक है, तो इसको ये एक्सेस कर रहा है कौन? ऑफिस स्टाफ। तो ऑफिस स्टाफ किस चीज के लिए एक्सेस करेगा? अकाउंट की इन्फॉर्मेशन के लिए, और तो कुछ नहीं करेगा। यानी सिंपली बोले तो अकाउंट इन्फो के लिए एक्सेस इसको किया जा रहा है। ठीक है, अब टीचर इसको एक्सेस करेगा, तो टीचर क्यों एक्सेस करेगा? इसको देखने के लिए कि प्रेजेंट है, अब्सेंट है, कौन मतलब क्या क्या स्टेटस है लोग बच्चों का, वो देखने के लिए। स्टूडेंट है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मतलब कब प्रेजेंट अब्सेंट हो गया, क्या उसका रोल नंबर है, जो भी चेंजेस है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सब देखने के लिए। गार्जियन देखेगा कि हाँ मेरा बेटा स्कूल जा रहा है कि नहीं। फिर अटेंडेंस वगैरह होगा, तो ये सब चीज के लिए क्या है? ये स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस का इन्वायरमेंट यहाँ पे एक ढांचा दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट अब है डेटा कॉन्स्ट्रेंट्स।
अगला पॉइंट क्या है, डेटा कॉन्स्ट्रेंट्स। ये क्या है कि समटाइम्स वी पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन ऑन द टाइप्स ऑफ डेटा दैट कैन बी इंसर्टेड इन वन और मोर कॉलम ऑफ टेबल। किसी किसी केस में क्या होता है कि आप कुछ डेटा पे, कुछ टाइप्स ऑफ डेटा पे कुछ लिमिटेशन लगा सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं जो कि इंसर्ट किया जा रहा है इन वन और मोर कॉलम, एक या एक से ज्यादा कॉलम में। This is done by specifying one or more constraint on that column while creating the table। और ये कैसे किया जाता है, तो बाय स्पेसिफाइंग, स्पेसिफाई करके एक या एक से ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट उस कॉलम में जब आप इस टेबल को क्रिएट कर रहे हो उस समय। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा गया है कि वन कैन डिफाइन द कॉन्स्ट्रेंट दैट कॉलम मोबाइल नंबर कैन हैव ओनली हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू एग्जैक्टली 10 डिजिट। देखिए अब इसमें एक कॉन्स्टेंट डिफाइन क्या किया जा रहा है कि जो कॉलम मोबाइल नंबर वाला कॉलम है, ठीक है, उसमें क्या रहेगा, उसमें सिर्फ नॉन निगेटिव इंटीजर रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि मोबाइल नंबर तो माइनस में नहीं रहेगा ना, प्लस में ही रहेगा, और 10 डिजिट का ही रहेगा, ये भी फिक्स है। तो ये सब क्या है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। सिंस ईच स्टूडेंट सेल वन यूनिक रोल नंबर भी किसी का रिपीट नहीं हो सकता, यूनिक रोल नंबर रहेगा। वी कैन पुट नॉट नल एंड यूनिक कॉन्स्टेंट ऑन द रोल नंबर कॉलम। और उसमें क्या हम लोग पुट कर सकते हैं, नॉट नल, यानी कि एम्प्टी नहीं है, नॉट नल, या फिर कोई यूनिक कॉन्स्टेंट उस रोल नंबर कॉलम पे। कॉन्स्टेंट आर यूज्ड टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इन डेटाबेस। और कॉन्स्टेंट का यूज किसके लिए किया जाता है, एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए और साथ ही साथ रिलायबिलिटी, भरोसा के लिए, इसमें डेटाबेस में डेटा का। ठीक है, तो ये बात हो गई डेटा कॉन्स्टेंट्स की। क्लियर है बात। इसके बाद हम बात करेंगे मेटा डेटा या डेटा डिक्शनरी का। मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी, जिसमें क्या कहा गया है कि द डेटाबेस स्कीमा along with various constraints on the data is stored by DBMS in database catalog और dictionary called metadata। देखिए जो भी डेटाबेस स्कीमा है उसके साथ साथ कुछ अलग अलग कॉन्स्ट्रेंट्स को भी डेटा में रखा जाता है, जिसको स्टोर किया जाता है डीबीएमएस में किया जाता है। अब वो क्या है कि डीबीएमएस इन कैटलॉग और डिक्शनरी, और वही जो डीबीएमएस है वो एक डेटाबेस में क्या होता है, कैटलॉग या डिक्शनरी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। और मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, सिंपली क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें सिंपल सा अगर आपको एग्जांपल की बात करें तो आपको यूजर मैनुअल मिलता है, ठीक है, यूजर मैनुअल जैसे मिला, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे डेटा है, कोई भी डेटा उसके बारे में भी उसमें डेटा है कि नहीं। तो सिंपली हम इसमें बोल सकते हैं कि एक ऐसा डेटा जो हमें ये बता रहा है कि डेटा किस वे में स्टोर किया गया है। सिंपली अगर बोलें, अगर पूरे का ऑन अ होल आउटकम की बात करें, तो ऐसा डेटा जो हमें ये बता रहा है कि डेटा किस वे में स्टोर किया जा रहा है, वही हो गया क्या, आपका मेटा डेटा, यानी कि डेटा डिक्शनरी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। तो अगला बात करते हैं डेटाबेस इंस्टेंस की। तो व्हेन वी डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर और स्कीमा, स्टेट ऑफ डेटाबेस इज एम्प्टी। जब भी हम डेटाबेस स्ट्रक्चर या स्कीमा को डिफाइन कर रहे हैं उस समय जो डेटाबेस का स्टेट होता है वो एम्प्टी होता है। उसका कहने का क्या मतलब है कि नो डेटा एंट्री इज देयर, वहां पे कोई भी डेटा एंट्री नहीं होता है। आफ्टर लोडिंग डेटा द स्टेट और स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस एट गिवन टाइम इज डेटाबेस इंस्टेंस। और डेटा को लोड करने के बाद जो स्टेट या स्नैपशॉट होता है उस डेटाबेस का एट गिवन टाइम, वही क्या होता है, डेटाबेस इंस्टेंस होता है। ठीक है, वी मे देन रिट्रीव डेटा थ्रू क्वेरीज और मैनिपुलेट डेटा। और उसमें क्या हो सकता है कि हम लोग डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं थ्रू क्वेरीज या फिर डेटा मैनिपुलेट, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन थ्रू अपडेशन, मॉडिफिकेशन और डिलीशन। मैनिपुलेशन में क्या क्या हो सकता है, कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ हेरफेर कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है हेरफेर में, कुछ उसमें अपडेट कर रहे हो, कुछ मॉडिफाई कर रहे हो, कुछ उसमें डिलीट कर रहे हो, यही सब होगा ना। Thus, the state of database can change। और इससे क्या होगा कि डेटाबेस का स्टेट चेंज हो सकता है। एंड thus a database schema can have many instances at different time। बहुत सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं डेटाबेस स्कीमा में अलग अलग टाइम पे। क्लियर है बात, समझने में कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। हम आपको एक एक लाइन बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले आप कह नहीं सकते हैं, इसलिए हम आपको एक एक लाइन समझा रहे हैं। और जितना बता रहे हैं उतना आप सिंपली पढ़ते जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला है आपका क्या, क्वेरी। क्वेरी के बारे में, क्वेरी क्या होता है, अ क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट टू अ डेटाबेस फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन अ डिजायर्ड वे।
क्वेरी एक तरह से रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, वह क्वेरी रिक्वेस्ट है इसको डेटाबेस को फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन अ डिजायर्ड वे। जिस तरीके का आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं उस तरीके के इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की बात हो रही है। क्वेरी कैन बी मेड टू गेट डेटा फ्रॉम वन टेबल। क्वेरी को किस लिए बनाया जाता है? टू गेट डेटा फ्रॉम वन टेबल और फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल। किसी एक टेबल से डेटा लेगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स यानी अलग अलग टेबल्स के कॉम्बिनेशन से डेटा फेच करेगा, डेटा बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड नेम ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन अटेंडेंस डेट ये। देखिए इसमें एग्जाम्पल में क्या करा है क्वेरी के तौर पे कि सारे उन स्टूडेंट्स का नाम चाहिए जो कि 2/1/2000 को प्रेजेंट थे। ये क्या हो गया? ये एक तरह का क्वेरी हो गया, कुछ डिमांड कर रहा है, डिजायर्ड डेटा ये हो गया ना, डिजायर्ड वे में किसी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन हो रहा है। तो टू रिट्रीव और मैनिपुलेट डेटा द यूजर नीड्स टू राइट क्वेरी यूजिंग क्वेरी लैंग्वेज। और इसी डेटा को रिट्रीव या मैनिपुलेट करने के लिए यूजर को कुछ क्वेरी लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, यानी कि क्वेरी लिखना पड़ेगा क्वेरी लैंग्वेज के हेल्प से, ठीक है। और उसी क्वेरी लैंग्वेज का चर्चा अगला चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं, यही कहा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला डेटा मैनिपुलेशन। हम तो मैनिपुलेशन आपको ऊपर में समझा दिए क्या होता है। तो मैनिपुलेशन में क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस इन 3 ऑपरेशंस, जिसमें इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा और अपडेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि रिवान जो है सो स्कूल नया ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि द स्टूडेंट डिटेल्स नीड टू बी एडेड इन स्टूडेंट। रिवान का नाम ऐड किया जाएगा, साथ ही साथ उसका गार्जियन का भी नाम उसमें ऐड किया जाएगा पूरे डेटाबेस में। फाइल कहने का मतलब है गार्जियन फाइल में नाम तो होगा ही, साथ ही साथ जो भी फोन नंबर एड्रेस वगैरह है सब, गार्जियन आईडी वगैरह सब। तो इसको क्या बोलेंगे? इंसर्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक केस में क्या है कि स्टूडेंट स्कूल छोड़ के जा रहा है, तो उसका डेटा को क्या करेंगे हम लोग? डिलीट कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ गार्जियन का भी और अटेंडेंस फाइल सब कुछ डिलीट कर देंगे। तो ये क्या हो गया? ये आपका डिलीशन ऑपरेशन हो गया। और मान लीजिए कि अथर्व का गार्जियन है ना, वो अपना फोन नंबर चेंज कर दिया और फिर उसको अपडेट कराना है स्कूल में, तो उसी को क्या बोलेंगे? अपडेट ऑपरेशन हो जाएगा वो, ठीक है। क्लियर है बात? समझने में आता? दिक्कत, दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे। अब क्या है अगला? डेटाबेस इंजन। ये क्या है कि डेटाबेस इंजन इज द अंडरलाइंग कंपोनेंट और सेट ऑफ प्रोग्राम। सिंपली क्या है डेटा इंजन? बोले देसी भाषा में तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, जो कि कौन यूज करता है? यूज्ड बाय डीबीएमएस टू क्रिएट डेटाबेस एंड हैंडल वेरियस क्वेरीज, डेटा रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन। यानी कि सिंपली डेटाबेस इंजन जो है सो सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसको यूज किया जाता है डीबीएमएस के द्वारा डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, हैंडल करने के लिए अलग अलग तरह के क्वेरीज को, और साथ ही साथ डेटा रिट्रीवल के लिए या फिर मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है। क्लियर है बात? आगे बढ़े। तो आई होप यहाँ तक पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल का। किसका बात करेंगे? रिलेशनल डेटा मॉडल का। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर अवेलेबल एंड देयर क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन अंडरलाइंग डेटा मॉडल। देखिए अलग अलग तरह का जो डीबीएमएस होता है वो अवेलेबल है और उसका क्लासिफिकेशन भी किया जाता है कि नहीं, अलग अलग डेटा मॉडल के हिसाब से। तो डेटा मॉडल क्या करता है कि डिस्क्राइब करता है द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, इंक्लूडिंग हाउ डेटा आर डिफाइंड, डेटा को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है, साथ ही साथ उसका कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा मॉडल इज रिलेशनल डेटा मॉडल। और जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज जो डेटा मॉडल है वो क्या है? रिलेशनल डेटा मॉडल। अदर टाइप ऑफ डेटा मॉडल भी है जो कि क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल जो ईआर मॉडल करते हैं, ये आपको नहीं पढ़ना, ये सब इंजीनियरिंग का चीज है। डॉक्यूमेंट मॉडल एंड हायरार्किकल डेटा मॉडल, एंड दिस बुक डिस्कस द डीबीएमएस बेस्ड ऑन रिलेशनल डेटा मॉडल। यानी आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। इन रिलेशनल मॉडल टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशन। टेबल्स क्या होते हैं? टेबल्स को क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। दैट स्टोर डेटा फ्रॉम डिफरेंट कॉलम, जो कि अलग अलग कॉलम पे, कॉलम के लिए डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ईच टेबल कैन हैव मल्टीपल कॉलम। ईच टेबल कैन हैव मल्टीपल कॉलम। हाँ, हर एक टेबल के पास अलग अलग कॉलम होंगे, मल्टीपल कॉलम होंगे, जहां पे हर एक कॉलम का नाम जो है शुड बी यूनिक, अलग अलग नाम होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है नाम। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है कि ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज। जो हर एक रो होते हैं टेबल में वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज।
ईच रो ऑफ टेबल 8.5 रिप्रेजेंट्स अ पार्टिकुलर गार्जियन आईडी, जो हमने ऊपर में देखा था गार्जियन आईडी पार्टिकुलर था, जिसमें क्या था अलग अलग वैल्यूज में गार्जियन आईडी था विद गार्जियन नेम, एड्रेस, फोन नंबर। 10 टेबल कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, और इससे हम ये कह सकते हैं कि जो टेबल है वो रिलेशनशिप का क्या है, कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, it is important to note here that relation in database are not independent table। और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है नोट करने लायक, कि जो रिलेशन होते हैं डेटाबेस में वो इंडिपेंडेंट टेबल नहीं होते हैं, यानी कि डिपेंडेंट वो होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, बट आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर, लेकिन आपस में वो क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है, रिलेशन अटेंडेंस हैज एट्रीब्यूट रोल नंबर which links it with corresponding student record in relation student। अब अटेंडेंस में क्या है, उसका रोल नंबर उसमें लिंक किया गया है, मतलब एट्रीब्यूट उसका ये है, रोल नंबर है, जो कि क्या लिंक कर रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट का रिलेशंस। ठीक है, रिकॉर्ड जो है वो बता रहा है। सिमिलरली एट्रीब्यूट GUID इज प्लेस्ड विथ स्टूडेंट टेबल, जो GUID यानी गार्जियन का आईडी है वो कहाँ प्लेस है, स्टूडेंट टेबल में प्लेस है, फॉर एक्सट्रैक्टिंग गार्जियन डिटेल्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्टूडेंट, किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट के गार्जियन के डिटेल्स के लिए वहां पे डाला गया है, किसको, GUID के लिए। इफ लिंकिंग एट्रीब्यूट्स आर नॉट देयर इन एप्रोप्रिएट रिलेशन, अगर लिंकिंग एट्रीब्यूट नहीं होते एप्रोप्रिएट रिलेशन के साथ, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कीप डेटाबेस इन करेक्ट स्टेट, तो डेटाबेस को करेक्ट स्टेट में रखना पॉसिबल नहीं होता, और रिट्रीव भी करना उसको पॉसिबल नहीं होता वैलिड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है, दिखाया गया है कि द रिलेशनल डेटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस अलोंग विथ 3 रिलेशन, क्या क्या है, स्टूडेंट है, अटेंडेंस है और गार्जियन है, गार्जियन स्टूडेंट अटेंडेंस। अब इसमें क्या है, यहाँ पे गार्जियन आईडी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये क्यों दिया गया है, रिलेशनशिप बताने के लिए, रिलेशनशिप बताने के लिए इसका क्या यूज किया जा रहा है सिंपली। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी रोल नंबर है, यहाँ भी रोल नंबर है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिलेशनल डेटा मॉडल है रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स अटेंडेंस बेस डाटाबेस। ठीक है, यानी कि आपस में क्या है, लिंक है, रिलेटेड है, इसका क्या मतलब है कि रिलेटेड है, रिलेशन पता चल गया। यहाँ GUID है तो यहाँ GUID है, यहाँ रोल नंबर तो यहाँ रोल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट, अब उसी को टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे दिखा दिया गया है कि रिलेशन स्कीम में क्या है, स्टूडेंट में रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन आईडी, उसी को एक्सप्लेन कर दिया है, उससे सबको एक्सप्लेन किया गया है और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि ईच टपल, जिसको क्या बोलते हैं, रो इन अ रिलेशन टेबल कॉरस्पॉन्ड्स टू डेटा ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटी, जो हर एक टपल होते हैं इन अ रिलेशन वो क्या बता रहे हैं, कॉरस्पॉन्ड्स टू डेटा ऑफ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। उसमें क्या हो जाएगा, एग्जांपल में स्टूडेंट हो जाएगा, गार्जियन हो जाएगा और अटेंडेंस हो जाएगा। रियल वर्ल्ड एंटिटी में क्या आ रहा है, स्टूडेंट, गार्जियन और अटेंडेंस। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो हर एक टपल होता है रिलेशन में वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि कॉरस्पॉन्ड्स टू डेटा ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटी, उन्हें कॉरस्पॉन्डिंग है उसके, वो पूरा डिटेल्स आपको बता रहा है। इन द गार्जियन रिलेशन ईच रो रिप्रेजेंट्स द फैक्ट अबाउट गार्जियन, जो गार्जियन वाला रो है उसमें क्या हो रहा है, ईच रो रिप्रेजेंट्स द फैक्ट, फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है अबाउट गार्जियन, एंड ईच कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गार्जियन टेबल इज यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ डेटा स्टोर्ड अंडर दैट कॉलम, जो भी डेटा स्टोर है उस कॉलम में उसके मीनिंग को इंटरप्रेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। सिंपल इज दैट a database that is modeled on relational data concept is called relational database, और एक ऐसा database which is modeled on relational data model, जिसका मॉडलिंग किया गया है रिलेशनल डेटा मॉडल के कंसेप्ट के लिए, वो क्या है, उसी को बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। और जो फिगर 8.4 है वो बता रहा है क्या, रिलेशंस गार्जियन विथ सम पॉपुलेटेड डेटा। डेटा क्या क्या है गार्जियन का, तो गार्जियन का आईडी है, गार्जियन का नेम है, गार्जियन का फोन नंबर और गार्जियन का एड्रेस। ठीक है, और ये जो आपको कॉलम दिख रहा है, ये कॉलम, ये क्या है, ये है आपका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है इसके आगे हम पढ़ेंगे। ये जो आपका कॉलम हो गया, जो कि क्या है, रिलेशन गार्जियन विथ 4 एट्रीब्यूट, 4 एट्रीब्यूट है, गार्जियन आईडी, गार्जियन नेम, गार्जियन फोन नंबर और गार्जियन एड्रेस। ठीक है, और ये जो यहां से यहां तक का पार्ट है वो क्या है, रिलेशन स्टेट है, जो कि रिलेशन बता रहा है। ये वाला पार्ट क्या है, ये आपका रो है, ये वाला पार्ट रो है, ये तो आपका कॉलम हो गया,
और ये क्या हो गया आपका रो हो गया, जिसको रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, टपल भी बोल सकते हैं और रो, तीनों इसका नाम है। अब देखिए कुछ फैक्ट, देखिए फैक्ट्स अबाउट रिलेशन गार्जियन। पहला है कि डिग्री, डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट क्या होता है, डिग्री होता है, जो कि 4 है, जो ये कॉलम है ना, GUID, जी नेम, जी फोन और जी एड्रेस, ये क्या है आपका डिग्री हो गया। अगला है कार्डिनलिटी, ये क्या होता है, नंबर ऑफ रोज टपल्स रिकॉर्ड्स, जो भी है तीनों सेम ही है, रोज बोले या टपल्स बोले या रिकॉर्ड्स बोले, जो कि कितना है 5 है। 1 2 3 4 5, तो ये 5 क्या है आपका कार्डिनलिटी हो गया। रिलेशन इज अ फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल करने का क्या मतलब है कि ईच कॉलम हैज अ सिंगल वैल्यू, हर एक कॉलम में क्या है सिंगल वैल्यू है, एंड ईच रिकॉर्ड हैज सेम नंबर ऑफ कॉलम, और हर रिकॉर्ड के पास सेम नंबर ऑफ कॉलम है। तो ये तीनों फैक्ट हो गया रिलेशन गार्जियन को लेकर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कुछ पॉइंट्स पे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, इसको 10 15 20 मार्क कर लीजिए, आइए एकदम ये सब पढ़ के ही आप जाइएगा। जिसमें पहला क्या है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स फॉर व्हिच डेटा आर टू बी स्टोर्ड इन अ रिलेशन। एट्रीब्यूट सिंपली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स या पैरामीटर है जिसके लिए, और व्हिच डेटा आर टू बी स्टोर्ड, जिसके लिए डेटा को स्टोर किया जा रहा है इन अ रिलेशन। सिंपली स्टेटेड द कॉलम ऑफ अ रिलेशन आर एट्रीब्यूट, मतलब सिंपली बोले तो कॉलम ऑफ अ रिलेशन क्या है, एट्रीब्यूट, जो मैंने बताया कि कॉलम होता है व्हिच आर आल्सो रेफर्ड एज फील्ड, और इसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम फील्ड। और एग्जांपल में क्या है, GUID है आपका, जी नेम, जी फोन, जी एड्रेस आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन गार्जियन, जो कि यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। क्लियर है बात एट्रीब्यूट का। तो इसके आगे हम लोग आते हैं टपल पे। टपल, टपल क्या होता है, तो ईच रो ऑफ डेटा इन अ रिलेशन, हर एक रो डेटा का रिलेशन में ईच क्या है, टपल है। इन अ टेबल विथ इन कॉलम्स अ टपल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इन रिलेटेड वैल्यूज। देखिए अगर टेबल के साथ क्या है, इन कॉलम, कॉलम के साथ अगर टेबल है आपका, तो जो टपल है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इन रिलेटेड वैल्यूज है, ठीक है। तीसरा है आपका डोमेन। डोमेन क्या है, तो इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, सिंपली डोमेन क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज है फ्रॉम व्हिच एन एट्रीब्यूट कैन टेक अ वैल्यू इन ईच रो, जिसमें से क्या है कि जो एट्रीब्यूट है वो हर एक रो से वैल्यू को टेक करता है, यानी कि लेता है, ठीक है। आमतौर पे क्या है यूजुअली कि अ डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डोमेन फॉर अ एट्रीब्यूट, जो डेटा टाइप का यूज किया जाता है एट्रीब्यूट के लिए डोमेन को स्पेसिफाई करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे है कि स्टूडेंट रिलेशन, एट्रीब्यूट रोल नंबर टेक्स इंटीजर वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है कि रोल नंबर क्या हो जाएगा, इंटीजर में होगा, एंड हेंस इट्स डोमेन इज अ सेट ऑफ इंटीजर वैल्यू, तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर वैल्यू। सिमिलरली द सेट ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग कंस्टिट्यूट द डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट एस नेम। देखिए इसको और आप देसी भाषा में समझिए, जैसे मान लीजिए कि रोल नंबर है 100 से लेके और 999 के बीच, यानी कि जो 3 डिजिट का रोल नंबर, मान लीजिए कि आपके स्कूल में है कितना, 3 डिजिट का रोल नंबर है। लैंग्वेज को भी थोड़ा साइड करिए, लैंग्वेज आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको और देसी में समझा देते हैं। तो 3 डिजिट का रोल नंबर है, तो मिनिमम कितना है, मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 100, और सबसे बड़ी 999, यानी कि बोल सकते हैं कि ये जो आपका रेंज हो गया ना 100 से लेके 999 तक का जो रेंज, इसी को बोलेंगे क्या, डोमेन। अब समझ में आ गया कि डोमेन क्या है, क्लियर है बात। रोल नंबर को लेकर चल रहे हैं कि 100 से 999 तक के बीच का रेंज है, 3 डिजिट रोल नंबर है, तो रेंज यही हो सकता है, तो इसी रेंज को क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। क्लियर है बात। अगला बात करते हैं डिग्री का। डिग्री क्या होता है, तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रिलेशन, जो भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट्स की संख्या, उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन की ही बात हो रही है। जैसे एग्जांपल में रिलेशन गार्जियन विथ 4 एट्रीब्यूट, अगर एट्रीब्यूट 4 तो डिग्री कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अगला है आपका कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी में क्या है कि द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन, जो नंबर ऑफ टपल्स है, जो हमने पढ़ा ऊपर क्या, नंबर ऑफ रोज या टपल्स या रिकॉर्ड, ये क्या है, कार्डिनलिटी है, वही यहाँ पे कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल में क्या है कि गार्जियन 5 में, जो सॉरी रिलेशन गार्जियन में कार्डिनलिटी क्या है, 5 है, इसलिए कितना है, टपल्स 5 है, ठीक है। अब बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। रिलेशन का 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। तो इन रिलेशनल डेटा मॉडल फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशन।
रिलेशन के रेस्पेक्ट में तीन प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो कि विच मेक्स अ रिलेशन डिफरेंट फ्रॉम डेटा फाइल और सिंपल टेबल, जो कि रिलेशन को अलग करता है डिफरेंट फ्रॉम डेटा फाइल, यानी कि डेटा फाइल से अलग है, करता नहीं है, अलग है, या फिर सिंपल टेबल से जो कि अलग है। ठीक है, सिंपल सा इंग्लिश है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करते हैं। इम्पोजेज फॉलोइंग रूल ऑन एन एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन, कुछ रूल्स को इम्पोज कर रहा है। पहला रूल क्या है? ईच एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हैज यूनिक नेम, यूनिक नेम होना चाहिए। हर एक एट्रीब्यूट जो कि रिलेशन में है उसमें यूनिक नेम होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज इमैटेरियल, इमैटेरियल मतलब अनावश्यक, अनावश्यक, जरूरत नहीं है। तो जो भी सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट है वो जरूरी नहीं है रिलेशन में। ठीक है, प्रॉपर्टी 2 की बात करें। गवर्न फॉलोइंग रूल ऑन अ टपल ऑफ रिलेशन, कुछ नियम कानून इसका चलता है, उसको देखते हैं। ईच टपल इन अ रिलेशन इज डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब क्या? यूनिक, अलग अलग है, हर एक टपल रिलेशन में अलग अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे डेटा वैल्यूज इन नो टू टपल, इन नो टू टपल ऑफ अ रिलेशन अटेंडेंस कैन बी आइडेंटिकल फॉर ऑल एट्रीब्यूट, यानी कि देखा जाए तो अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, यही कहा गया है सिंपली। जैसे अटेंडेंस की बात करें, रिलेशन अटेंडेंस की, तो आइडेंटिकल फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स नहीं होना चाहिए, यानी कि सेम सेम नहीं होना चाहिए। नो टू टपल ऑफ रिलेशन, दो टपल सेम नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, यानी कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए। 10 ईच टपल ऑफ रिलेशन मस्ट बी यूनिकली, यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स कंटेंट। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ टपल इन अ रिलेशन इज इमैटेरियल, जो कि हमने पढ़ा था यहाँ पे। द टपल आर नॉट कंसीडर्ड टू बी ऑर्डर्ड, जरूरी नहीं कि वो एक ऑर्डर में हो, इवन दो दे अपीयर इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, प्रॉपर्टी 3 जो है वो कर रहा है क्या? इम्पोज फॉलोइंग रूल ऑन द स्टेट ऑफ रिलेशन, रिलेशन के स्टेट पे कुछ नियम कानून है वो देखा, देखिए। ऑल डेटा वैल्यूज इन एन एट्रीब्यूट मस्ट बी फ्रॉम सेम डोमेन, सेम डोमेन के होने चाहिए। जितने भी डेटा वैल्यूज होते हैं एट्रीब्यूट में वो एक ही डोमेन का होना चाहिए, कहने का मतलब कि सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। ईच डेटा वैल्यू एसोसिएटेड विथ एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक, हर एक डेटा वैल्यू जो कि एसोसिएटेड है किससे? एट्रीब्यूट से, वो एटॉमिक होना चाहिए। एटॉमिक कहने का क्या मतलब है? कि कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल इनटू मीनिंगफुल सब पार्ट, वो आगे चलकर डिवीजन उसका नहीं होना चाहिए किसी भी सब पार्ट में। जैसे कि सॉरी, जी फोन, जी फोन ऑफ रिलेशन, जी मतलब गूगल का याद आ गया, ऑफ रिलेशन गार्जियन हैज 10 डिजिट नंबर व्हिच इज इनडिविजिबल। अब नंबर 10 डिजिट होता है, वैसा कि नहीं तो 3 डिजिट 4 डिजिट का आप नंबर डाल देंगे, नहीं ना, वही क्या है? इनडिविजिबल है। नो एट्रीब्यूट कैन हैव मेनी डेटा वैल्यूज इन वन टपल, कोई भी एट्रीब्यूट, नो एट्रीब्यूट कैन हैव सेम डेटा वैल्यू, किसी भी एट्रीब्यूट में सेम डेटा वैल्यू नहीं होना चाहिए एक टपल में। एग्जांपल में, गार्जियन कैन नॉट स्पेसिफाई मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर अंडर जी फोन एट्रीब्यूट, यानी कि एक ही कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट, space special value null is used to represent values that are known or non applicable to certain attribute। देखिए, null का यूज किया जा सकता है। null मतलब क्या होता है? unknown या फिर empty। unknown हो जाता है कोई भी वैल्यू अगर unknown है, यानी उसका डिफाइंड नहीं है, अप्लीकेबल नहीं है, वही ना होगा। तो सिंपली हमने पहले क्या पढ़ा था? null मतलब क्या होता है? empty, यही पढ़ा था। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ गार्जियन डज नॉट शेयर हिज लिस्ट और हर कॉन्टैक्ट नंबर विथ स्कूल अथॉरिटी देन जी फोन इज सेट टू नल। अगर मान लीजिए कि कोई गार्जियन है, वो अपना नंबर शेयर नहीं करना चाह रहा, तो फोर्स नहीं कर सकते उसको, सिंपली नल वहां पे बैठा दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, जो भी पॉइंट्स था, एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी, ये सब समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं रिलेशंस के वो भी समझ में आपको आ गया होगा। तो इसके आगे बात करते हैं कीज इन अ रिलेशनल डेटाबेस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द टपल्स विद इन अ रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। इट मींस नो टू टपल इन अ टेबल शुड हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स, दो टपल का सेम एट्रीब्यूट आपके, इट मींस नो टू टपल इन अ टेबल शुड हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल एट्रीब्यूट, सेम वैल्यू सारे एट्रीब्यूट के लिए दो टपल में नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब मैच नहीं होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। दैट इज
देयर शुड बी एट लीस्ट वन एट्रीब्यूट इन विच डेटा आर डिस्टिंक्ट एंड नॉट नल। और एक कम से कम एक ऐसे एट्रीब्यूट उसमें होने चाहिए जिसमें कि डेटा है सो यूनिक हो और नल ना हो। दैट वे वी कैन यूनिकली डिस्टिंग्विश ईच टपल ऑफ अ रिलेशन। इस तरीके से हम लोग यूनिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यूनिकली अंतर पता कर सकते हैं हर एक टपल का। सो रिलेशनल डेटा मॉडल इम्पोजेस सम रेस्ट्रिक्शन और कॉन्स्ट्रेंट्स। और इसके लिए क्या है कि जो रिलेशनल डेटा मॉडल होता है वो कुछ इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शन या फिर कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट के वैल्यू पे, एंड हाउ द कंटेंट ऑफ वन रिलेशन रेफर्ड थ्रू अनदर रिलेशन। ठीक है, तो इसमें और कुछ कीज के बारे में हमें पढ़ने हैं। तो दीज रेस्ट्रिक्शंस आर स्पेसिफाइड एट अ टाइम ऑफ डिफाइनिंग डेटाबेस थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज एज गिवन बिलो। जो डिफाइन किया जा रहा है डेटाबेस की बात हो रही है, वो कुछ और कीज उसमें आपको हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कीज, जिसमें पहला क्या है आपका कैंडिडेट की। सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें कैंडिडेट की के बारे में। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे आगे, कैंडिडेट हो गया, प्राइमरी हो गया, कंपोजिट हो गया, फॉरेन हो गया, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकदम एकदम जहन में आप इसको बसा ही लीजिए, यहीं से क्वेश्चन छपने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो पहले समझिए इसको। अ रिलेशन कैन हैव वन और मोर एट्रीब्यूट। कोई भी रिलेशन उसके पास एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो सकता है दैट टेक्स डिस्टिंक्ट वैल्यू, जो कि यूनिक वैल्यू होल्ड करेगा। Any of these attribute can be used to uniquely identify the tuple in a relation। और इसमें से किसी भी एट्रीब्यूट का यूज किसी भी टपल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है, वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई, यूनिक तौर पे आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। सच एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड कैंडिडेट की। और इन्हीं कुछ एट्रीब्यूट्स को क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। एज ईच ऑफ देम आर कैंडिडेट्स फॉर प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसमें बस हम इतना जानेंगे कि ऊपर जो कंडीशंस दिया हुआ है कि जो रिलेशन है उसके पास एक से ज्यादा एट्रीब्यूट होगा जो कि डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए टेक है, यानी कि होल्ड करेगा। और कोई भी एट्रीब्यूट, एनी ऑफ दिस एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई। और इसमें से किसी भी एट्रीब्यूट का यूज किया जा सकता है टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, और इसी एट्रीब्यूट को क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एज ईच ऑफ देम आर कैंडिडेट फॉर प्राइमरी, क्योंकि हर एक उसमें से प्राइमरी की का कैंडिडेट है। प्राइमरी की क्या होता है इसके आगे हम देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एग्जांपल से आपको बताया गया है कि द रिलेशन गार्जियन हैव फोर एट्रीब्यूट, हमने पढ़ा था, आउट ऑफ व्हिच GUID एंड GPhone ऑलवेज टेक यूनिक वैल्यू, हमेशा यूनिक वैल्यू होल्ड करेगा। नो टू गार्जियन विल हैव सेम फोन नंबर, ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे गार्जियन आईडी भी दोनों का सेम नहीं हो सकता है। हेंस दीज टू एट्रीब्यूट्स आर कैंडिडेट की। और ये जो दोनों एट्रीब्यूट है ना, GUID और GPhone, ये क्या है, ये आपके कैंडिडेट की हैं। एज दे बोथ आर कैंडिडेट फॉर प्राइमरी की, और ये प्राइमरी की के कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की आउट ऑफ वन और मोर कैंडिडेट की, एक से ज्यादा कैंडिडेट की में क्या है कि द एट्रीब्यूट चूजन बाय डेटाबेस डिजाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल इन अ रिलेशन इज कॉल्ड प्राइमरी की ऑफ दैट रिलेशन। सिंपली क्या कहा गया है कि एक या एक से ज्यादा की में जो एट्रीब्यूट चूज किया जा रहा है डेटाबेस डिजाइनर के द्वारा टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए टपल को, उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्राइमरी की। और द रिमेनिंग एट्रीब्यूट ऑन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की आर कॉल्ड अल्टरनेट की। और जो भी रिमेनिंग एट्रीब्यूट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके अल्टरनेट कीज। अब इसको आपको एक छोटा सा 3-4 पॉइंट लिखवा देंगे पढ़ने के बाद इसको, ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। जैसे देखिए, यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, कैंडिडेट की एक से ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, क्या होता ही है, होता ही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि उनमें से एक क्या बन गया, प्राइमरी की, उनमें से एक बन जाएगा क्या, प्राइमरी की। और तीसरा पॉइंट में क्या है कि जो बाकी बच गया की, बाकी बचा की क्या हो जाएगा, अल्टरनेट की। आई होप ये आपको
पूरा क्लैरिटी इससे आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आपको इससे मिल गया होगा, ठीक है। जो कैंडिडेट की होगा वो एक से ज्यादा होगा, और उनमें से एक क्या बन जाएगा, प्राइमरी की बन जाएगा, और जो बच गया वो क्या बन जाएगा, अल्टरनेट की बन जाएगा। दैट्स ऑल। ये आपको डिस्टिंग्विश समझ में आ गया होगा कैंडिडेट की, प्राइमरी की और अल्टरनेट की के कॉन्टेक्स्ट में। अब जैसे देखिए, इन द रिलेशन गार्जियन सपोर्ट जीओआईडी इज चूजन एज प्राइमरी की, जैसे जीओआईडी जो है वो प्राइमरी की हो गया, तो जी फोन क्या हो जाएगा उसका, अल्टरनेट की हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट क्या है, जो बाकी बच गया प्राइमरी से वो हो गया अल्टरनेट की। अब आता है कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की, कंपोजिट मतलब क्या हो गया, कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब मिला हुआ है, मतलब ज्यादा हो सकता है प्राइमरी की। तो इफ नो सिंगल एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज एबल टू यूनिकली डिस्टिंग्विश द टपल, अगर if no single attribute in a relation is able to uniquely distinguish the tuple, then more than one attribute are taken together to as primary key। देखिए, अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिंगल एट्रीब्यूट नहीं भी हो सकता है इन अ रिलेशन, इज एबल टू यूनिकली डिस्टिंग्विश द टपल। अगर कोई भी अगर सिंगल एट्रीब्यूट रिलेशन में यूनिकली डिस्टिंग्विश करने के लिए टपल को नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि मोर देन वन एट्रीब्यूट आर टेकन टुगेदर एज प्राइमरी की। तो उस समय एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के जगह पे लाया जाता है, प्राइमरी की बनाया जाता है एक तरह से, और उसी प्राइमरी की कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड क्या, कंपोजिट प्राइमरी। कंपोजिट मतलब क्या होता है, सिंपली क्या बोले, कंपोजिशन की बात हो रही है, यानी उसमें कुछ मिलाया गया होगा, प्राइमरी की में ही कुछ मिलाया गया, यानी कि एक से ज्यादा हो जाएगा, वन प्लस। सिंपली प्राइमरी की बात करें तो वो एक होगा, लेकिन कंपोजिट प्राइमरी की बात करें तो दो हो जाएगा। दो मतलब एक से ज्यादा, इस केस में दो आपको दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे एक से ज्यादा, ठीक है। तो इन रिलेशन अटेंडेंस रोल नंबर कैन नॉट बी यूज्ड एज प्राइमरी की, रोल नंबर का यूज नहीं किया जाता है प्राइमरी की में, एज रोल नंबर ऑफ सेम स्टूडेंट विल अपीयर इन अनदर रो फॉर डिफरेंट डेट। हो सकता है कि उसी रोल नंबर का जो अपीयरेंस है वो दूसरे रो में हो सकता है कुछ दूसरा डेट के लिए। सिमिलरली इन रिलेशन अटेंडेंस, रिलेशन अटेंडेंस में क्या हो जाएगा कि अटेंडेंस डेट कैन नॉट बी यूज्ड एज प्राइमरी की। अटेंडेंस डेट को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सेम डेट इज रिपीटेड फॉर ईच रोल नंबर, और सेम डेट हर एक रोल नंबर के लिए रिपीट हो रहा है। समझ रहे हैं कंडीशंस क्या चल रहा है। However, combination of these two attributes, roll number and attendance date together, would always have a unique value in attendance table as on any working day। कहने का मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन किसका किसका, रोल नंबर और अटेंडेंस डेट का एक साथ में वुड हैव यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू होल्ड कर सकता है अटेंडेंस टेबल में ऑन एनी वर्किंग डेज, ठीक है। ऑफ अ स्टूडेंट वुड बी मार्क्ड अटेंडेंस ओनली, हेंस रोल नंबर अटेंडेंस डेट विल मेक अटेंडेंस रिलेशन कंपोजिट प्राइमरी की। एक क्या क्या बन गया कंपोजिट में यहाँ पे, रोल नंबर और अटेंडेंस डेट। इसलिए मैंने ऊपर में बोला था कि एक से ज्यादा मैंने बताया था, लेकिन इस कंडीशन में तो दो है, लेकिन मैंने बोल दिया था, गलती से मुंह से निकल गया था दो, बाकी केस में ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेन की। क्लियर है ये बात। अब बात करते हैं फॉरेन की का। तो फॉरेन की का यूज किस लिए किया जाता है, तो यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशन, दो रिलेशन के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब फॉरेन की एज एन एट्रीब्यूट, फॉरेन की क्या है, एट्रीब्यूट है, हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी की, जिसका डेरिवेशन कहां से हो रहा है, प्राइमरी की से हो रहा है, उसके वैल्यू का, ऑफ अनदर रिलेशन, दूसरे रिलेशन का। दिस मींस दैट एनी एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन which is used to refer contents from another relation becomes foreign key if it refers to primary key of referenced relation। सिंपली कहने का ये मतलब है कि एनी एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन, कोई भी एट्रीब्यूट जिसका यूज किया जा रहा है दूसरे रिलेशन को रेफर करने के लिए, दूसरे रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट से रेफर करने के लिए, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका फॉरेन की, अगर इट रेफर्स टू प्राइमरी की ऑफ रेफरेंस्ड रिलेशन। अगर जो रेफरेंस्ड रिलेशन है उसके प्राइमरी की को रेफर कर रहा है तो। बात समझ में आ गया, ध्यान से आप बातों को सुनते जाइए, कुछ नहीं है ये सब चीजों में, ठीक है। द रेफरेंसिंग रिलेशन इज कॉल्ड फॉरेन रिलेशन। जो भी रिलेशन रेफरेंस कर रहा है, यानी कि रेफरेंसिंग रिलेशन, उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फॉरेन रिलेशन। इन सम केसेस फॉरेन की कैन टेक नल वैल्यू, किसी किसी केस में फॉरेन की नल वैल्यू को भी ले सकता है, इफ इट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्राइमरी की ऑफ फॉरेन टेबल, अगर वो प्राइमरी की का पार्ट नहीं है तो ऑफ फॉरेन टेबल। द रिलेशन इन विच रेफरेंस्ड प्राइमरी की इज डिफाइंड इज कॉल्ड प्राइमरी रिलेशन और मास्टर रिलेशन। द रिलेशन इन विच द रेफरेंस्ड प्राइमरी की इज डिफाइंड, वो रिलेशन जिसमें
रेफरेंस किया हुआ प्राइमरी की को डिफाइन किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राइमरी रिलेशन या फिर मास्टर रिलेशन। क्लियर है बात? समझ में आ गया? अब देखिए एक फिगर दिया हुआ है, आइए फिगर के माध्यम से देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एरो लगाया हुआ है, यहाँ रोल नंबर और यहाँ रोल नंबर, ये हो गया अटेंडेंस वाला, ये हो गया स्टूडेंट वाला। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये रोल नंबर क्या हो जाएगा आपका? फॉरेन की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रोल नंबर को स्टूडेंट वाले टेबल से लिया गया है। ये रोल नंबर को कहाँ से लिया गया है? स्टूडेंट वाले टेबल से, स्टूडेंट वाले टेबल से लिया गया है, इसलिए क्या है? फॉरेन की है, ठीक है। और ये अटेंडेंस आपका क्या हो जाएगा? फॉरेन रिलेशन। अटेंडेंस क्या हो जाएगा? फॉरेन रिलेशन। समझ में आ गया? ये क्या हो गया आपका? स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस विथ प्राइमरी एंड फॉरेन की। क्लियर है बात? समझने में कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट डेटाबेस कंसेप्ट, जो कि आपको बुक में पढ़ने हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आप टर्म सुनते होंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंजीनियरिंग लेवल पे हमको नहीं जाना है। ईआर डायग्राम ये सब हम इसमें नहीं पढ़ाने वाले। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है कि नहीं? और वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, ये थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा भी। क्यों? क्योंकि चैप्टर लंबा है और 2 पार्ट में खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है। अब आइए थोड़ा समरी पे ध्यान दे देते हैं। A file in a file system is container to store data in a computer। पता ही है फाइल सिस्टम क्या है। और फाइल सिस्टम किससे सफर कर रहा है? डेटा रिडंडेंसी से, इनकंसिस्टेंसी से, डेटा आइसोलेशन, जो भी इसका आपका लिमिटेशंस है वो। डीबीएमएस क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है जो यूज किया जाता है क्रिएट और मैनेज करने के लिए डेटाबेस को। और डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेबल होता है। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है? सिंपली डिजाइन ऑफ डेटाबेस होता है। डेटाबेस कंस्ट्रेंट क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन होता है ऑन द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू टेबल। जिसको इंसर्ट किया जा रहा है टेबल में, उसका डेटा टाइप है। नेक्स्ट, डेटाबेस स्कीमा एंड डेटाबेस कंटेंट्स आर स्टोर्ड इन डेटाबेस कैटलॉग में स्टोर किया जाता है। स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस एट गिवन टाइम इज कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस। क्वेरी इज रिक्वेस्ट टू डेटाबेस फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड डेटा मैनिपुलेशन, इंसर्शन, डिलीशन, इट्स रिटन इन एसक्यूएल। सिंपली क्वेरी क्या होता है? जो भी आपको डेटाबेस का इंफॉर्मेशन चाहिए डिजायर्ड वे में, उसको क्या बोलते हैं? क्वेरी बोलते हैं। और इसको लिखा किस में जाता है? एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में लिखा जाता है। आरडीबीएमएस क्या होता है? तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसको यूज किया जाता है टू स्टोर डेटा इन रिलेटेड टेबल्स। ठीक है। रो एंड कॉलम ऑफ टेबल आर कॉल्ड टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स रिस्पेक्टिवली। रो को बोलते हैं टपल्स और कॉलम को बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है। एंड टेबल इज रेफर टू एज रिलेशन। क्लियर है बात? अगला पॉइंट है कि डिस्ट्रक्शन ऑन डेटा स्टोर्ड इन आरडीबीएमएस इज अप्लाइड बाय यूजिंग कीज सच एज कैंडिडेट की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, कंपोजिट प्राइमरी, फॉरेन क्या होता है, ये सब आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है। प्राइमरी की क्या होता है? इज यूज्ड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ टपल। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए टपल को यूज किया जाता है प्राइमरी की। फॉरेन की इसको यूज किया जाता है दो टेबल या रिलेशंस के बीच में रिलेट करने के लिए। Each column in a table represents क्या? Features of a record। टेबल स्टोर्स इंफॉर्मेशन स्टोर करता है टेबल फॉर एन एंटिटी वेयर एज रो रिप्रेजेंट्स रिकॉर्ड। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे कि टेबल क्या स्टोर करता है? एंटिटी के लिए इंफॉर्मेशन इंस्टॉल करता है, स्टोर करता है। और जहाँ की रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रो आर से रिकॉर्ड। ठीक है। ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड। हर एक रो में टेबल क्या करता है? रिप्रेजेंट्स रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। टपल क्या है? कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट वैल्यूज है दैट मेक्स रिकॉर्ड यूनिक। टपल क्या है? टपल, हाँ, टपल इज अ यूनिक एंटिटी है, यूनिक एंटिटी है टपल, जहां पे एट्रीब्यूट वैल्यू होता है वो कैन बी डुप्लीकेटेड इन टेबल। डुप्लीकेट किया जा सकता है एट्रीब्यूट वैल्यू को। एसक्यूएल स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज है किसके लिए? आरडीबीएमएस सिस्टम के लिए, जैसे माई एसक्यूएल। और एसक्यूएल के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में। ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। हम को एक एक पार्ट तोड़ के समझा दिए हैं। ठीक है। अगर फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत यहाँ तक हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए, हम आपकी क्वेरी सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि होने वाला है आपका इसी से रिलेटेड एमसीक्यू। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।